दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दामिनी जी बहुत देर से बहू की भागदौड़ शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक सप्ताह ही हुआ है उन्हें यहाँ पर आए हुए। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जब बेटा ऑफिस और पोता पोती स्कूल के लिए चले जाते हैं तब ही बहू राधिका की भागदौड़ खत्म होती और फिर वह फुर्सत से चाय नाश्ता बनाती, अपने लिए भी और सासू माँ के लिए। फिर छुटमुट काम समेट कर तैयार होती, ठीक 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती। परंतु दामिनी जी को सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है। अब शहर में चाय नाश्ता 6 बजे मिल जाए तो भी गनीमत है। लेकिन बहू राधिका सारे काम निपटाकर 7:30 बजे के लगभग सास के लिए चाय नाश्ता बना दिए। गांव की दिनचर्या के हिसाब से दामिनी जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, परंतु अब वे उठने के बाद वहीं बिस्तर पर ही बैठकर राम नाम जपती रहती। जब बच्चों की बस का हॉर्न सुनाई देता है तब ही वह नहाने के लिए बाथरूम में घुसती और बहू तब तक नाश्ता तैयार कर देती। बुढ़ापे में खाली पेट भूख भी ज़्यादा ही लगती। आज दामिनी जी को कुछ ज़्यादा ही भूख महसूस हो रही थी। रात खाना ठीक से नहीं खाया, सब्जी बहुत मसालेदार थी, पेट ठीक से भरा नहीं। परंतु बहू का तो अपना वही समय। वह तो 7:30 बजे सास को चाय नाश्ता देगी और स्वयं भी उनके साथ ही नाश्ता करेगी। दामिनी जी बड़बड़ा रही थी। एक हम थे कि एक पैर पर खड़े होकर नाचते थे। ससुर जी की चाय, सास के पूजा के बर्तन धोकर देना, देवर ननद को टिफिन बनाकर देना, भैंसों का काम अलग से। और इतना सब करने के बाद भी सास 4 बातें सुना देती थी। आजकल की बहुओं से रसोई का काम भी नहीं हो पाता, इसी में थक जाती। मैं तो गाँव में ही भली थी, अपने हाथ से 5 बजे चाय बनाकर पी लेती थी। धीरे धीरे आंगन बुहार लेती थी। जितना आजकल की बहुएं पूरा दिन में करती हैं उतना तो हम सूरज निकलने से पहले कर देती थी। अब तो हर काम के लिए नौकरानी लगी। फिर भी बहू की कमर में दर्द रहता है। दामिनी जी स्नान करके भी आ गई, लेकिन टेबल पर नाश्ता नहीं था। बाहर भी कुछ ज़्यादा ही शांति थी। आज उन्होंने बहू की एक भी आवाज़ नहीं सुनी थी। रसोई से हल्की फुल्की खटर फटर की आवाज़ अवश्य सुनाई दे रही थी, परंतु बहू का स्वर आज मिसिंग था। थोड़ी देर और इंतजार किया, परंतु नाश्ता कमरे में नहीं आया तो उनके सब्र का घड़ा भर गया। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा, बहू राधिका सोफे पर आराम से लेटी हुई थी, दोनों हाथ सिर के नीचे लगाए हुए। उसने आंखें बंद कर रखी थी, कानों में ईयरफोन लगे थे, पैर थिरक रहे थे, शायद कोई फिल्मी गाना चल रहा था। रसोई से कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी, परंतु बहू ने उस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। दामिनी जी बोली, अरे बहू, कुकर में क्या चढ़ा रखा है, जाकर देखो तो, जरा सीटी आ गई, कहीं खाना जल ना जाए। दामिनी जी आश्चर्यचकित बहू को हाथ से हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगी। राधिका बोली, अरे मम्मी जी उठ गई, आप बैठिए, वरुण अभी चाय लेकर आ ही रहे हैं। राधिका ने अपने पैर समेट लिए और दामिनी जी को बैठने के लिए जगह दे दी। दामिनी जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वरुण चाय बना रहा है? बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने बहू को छू कर देखा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही। राधिका बोली, हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात यह है कि आज संडे और कल दीपावली की छुट्टी। संडे मतलब हॉलीडे, मेरे आराम का दिन। महीने में एक बार मैं फुल बॉडी मसाज कराती हूँ, मेरी पार्लर वाली आती ही होगी। बहू ने ऐसा कहा तो सास मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहू, तुम आराम करोगी तो काम कौन करेगा? राधिका खुश होते हुए बोली, आपका बेटा मम्मी जी। वरुण तब तक चाय ले आया, कुकर की गैस भी बंद कर आया और आटा भी गूंद दिया था उसने। दामिनी जी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने माँ को चाय का कप दिया और उनके पास ही बैठ गया। वरुण ने राधिका के लिए स्पेशल ग्रीन टी बनाई थी। माँ के पास बैठकर वरुण बोला, माँ, मैं हमेशा आपको देखता था, हर साल दीपावली का त्यौहार ऐसे ही निकल जाता था, आप काम में लगी रहती थी, घर की सफाइयाँ, इतने सारे सदस्य, सबके लिए खाना बनाना, त्यौहार पर मिठाइयाँ बनाना और भी न जाने क्या क्या। आपने कभी त्यौहार की रौनक नहीं देखी, हमेशा काम में ही लगी रही, कभी ढंग से तैयार भी नहीं हुई। मैं हमेशा देखता था त्योहार पर अतिथियों का जमावड़ा लगा रहता था और आपको कंघी करने तक का समय भी नहीं मिलता था। ऊपर ऊपर से मुंह धोकर धोती बांध लेती थी, दीपावली की पूजा करके मिठाई बांट देती थी। सब लक्ष्मी की पूजा करते थे, लेकिन गृह लक्ष्मी को ही सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी।
आपने कभी फुर्सत से त्यौहार मनाकर नहीं देखे। मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं लायक हो जाऊंगा तो आपको पूरा दिन आराम देकर स्वयं सब संभाल लूंगा, लेकिन जब मैं लायक हुआ तो मेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई और अब पिताजी नहीं रहे। आज मुझे मौका मिला है, मैं आप दोनों को 2 दिन का पूर्ण अवकाश देता हूँ। रसोई मैं संभाल लूंगा, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली आप सास बहू घर को सजाइए, रंगोली बनाइए, दीप जलाएं, हाथों पर मेहंदी लगवाइए। आज पार्लर वाली से फेशियल, स्पा, विशेषकर बॉडी मसाज कराइए, जिससे सारी थकावट छूमंतर हो जाएगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगी। आप दोनों एकदम रेडी हो जाइए। कल शाम दीपावली की पूजा में आप दोनों को बिल्कुल लक्ष्मी माता की तरह तैयार होना है। घर के काम की चिंता आप मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। राधिका ने हंसते हुए कहा, वरुण तुम सही कह रहे हो, क्यों ना आज लगे हाथों मैं मम्मी जी का फेशियल और स्पा भी करवा देती हूँ। फिर आराम से आप सबके लिए लंच तैयार कर देना और बच्चों का होमवर्क भी आपने ही करवाना है। दामिनी जी बोली, अरे नहीं नहीं, मैं यह सब किसी और दिन करा लूँगी। आज तो मैं अपने हाथों से बहू को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। दामिनी जी भी उत्साह से भर गई और उन्हें चहकते हुए कहा, हाँ माँ, आप आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राधिका तुम बस एंजॉय करो, अब देखना हम माँ बेटी की तिकड़मबाजी। माँ की सेवा के लिए कोई और दिन फिक्स कर देते हैं, क्यों ना अगले महीने माँ का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन माँ को स्पेशल फील कराएंगे। हंसते हुए वरुण माँ के साथ किचन में चला गया। दामिनी जी ने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान और बनाया। उन्होंने कहा, बहू जब भी फ़ोन पर मुझसे बात करती थी तो कहती थी कि वह मायके बहुत कम जा पाती। वरुण बेटा, क्यों ना हम राधिका को भैया दूज पर उसके मायके भेज दें, वह 2 दिन फुर्सत से माँ के साथ रह लेगी। वैसे भी तुम्हारी दिवाली की छुट्टियाँ, घर और बच्चे हम संभाल लेंगे। उन्होंने दीपावली का त्यौहार बहुत ही हंसी खुशी मनाया। माँ बेटा बहू की सेवा में तत्पर थे। राधिका ने दरवाजे पर खूबसूरत रंगोली बनाई, दीप जलाए। उस पर काम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, ऐसे जैसे कोई पंछी पिंजरे से आज़ाद हो गया हो। सास भी रेशमी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। वरुण ने कुर्ता पजामा पहना और बच्चों ने भी अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहने। सचमुच आज परिवार संपूर्ण लग रहा था। राधिका मन ही मन खुश हो रही थी, उसे कितना अच्छा पति और सास मिली। और फिर भाई दूज से 1 दिन पहले दामिनी जी ने समधन को फ़ोन लगाया। रेखा जी, आपकी बेटी कल सुबह अकेले मायके पहुंच रही। स्टेशन पर दीपू या समधी जी को याद करके भेज दीजिएगा, वह अकेली ही आ रही। यह कहकर दामिनी जी ने फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ रेखा जी को चिंता हो गई। इतने साल हो गए, आज तक राधिका कभी अकेली मायके नहीं आई। हमेशा दामाद जी और बच्चे साथ होते। वह 1 दिन ही रुकती और फिर वापस चली जाती, जॉब करती, जिसके चलते अधिक रुकना संभव नहीं हो पाता। रेखा जी को चिंता हो गई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो बेटी अकेली ही मायके आ रही। रेखा जी ने राधिका को फ़ोन लगाया, लेकिन वह आउट ऑफ रेंज आ रहा था, क्योंकि वह ट्रेन में सफ़र कर रही थी। समधन जी से दोबारा फ़ोन करके ठीक तरह से बात पता करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी असमंजस में रात गुजर गई। फिर सुबह बेटी घर पहुंचेगी तब पूछूंगी कि उसने ऐसा क्या किया है। अगले दिन सुबह नरेश जी ने कहा, थोड़ी देर में राधिका पहुंच जाएगी। मेरी तो भूख ही मर गई। तुम ऐसा करो, समधन जी से फ़ोन करके पूरी बात का जायज़ा ले लो, तभी हम राधिका से ठीक तरह से बात कर पाएंगे, उसे समझा पाएंगे ताकि वह दोबारा कोई गलती ना करे। रेखा जी ने दामिनी को फिर से फ़ोन लगाया और पूछा, समधन जी वहाँ सब ठीक तो है ना? राधिका से कोई गलती हो गई है क्या, या किसी से उसकी कहासुनी हुई जो वह बिना दामाद जी और बच्चों के यहाँ आ रही? दामिनी जी ठाके लगाते हुए हंसने लगी और बोली, समधन जी सब ठीक है। कल शाम आपसे पूरी बात नहीं हो पाई क्योंकि राधिका की ट्रेन का समय हो रहा था। मैंने जल्दी में फ़ोन काट दिया। राधिका किसी से लड़कर या गुस्से में नहीं बल्कि सर्वसम्मति से मायके आ रही है। कुछ दिनों से वह आपको और आपके हाथों के बने खाने को बहुत याद कर रही थी। मैं तो गांव में थी, तब भी मुझसे फ़ोन करती थी तो कहती थी कि माँ की बहुत याद आती है। आप तो जानती हैं कि वह कामकाजी, छुट्टियाँ नहीं मिलती। दीपावली पर पूरे 5 दिन की छुट्टियाँ हैं। मैंने और वरुण ने सोचा कि हम उसे दिवाली मनाने के बाद मायके भेज देंगे। बच्चे हमारे पास ही हैं, क्योंकि जब वह बच्चों को साथ लेकर जाती है तो उन्हीं में लगी रहती और आप भी दामाद और बच्चों की आवभगत में व्यस्त हो जाती हैं।
बेटी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती, और फिर मैं इतनी बूढ़ी लाचार भी तो नहीं कि अपने पोता पोती को 2 दिन बनाकर ना खिला सकूं। अभी तो मैं जवान हूँ। हम माँ बेटा यहाँ सब संभाल लेंगे। आप 2 दिन अपनी बेटी के साथ खूब लाड प्यार जताइए, और हाँ, ऐसे मौके में आपको समय समय पर देती रहूँगी। मेरी बेटी नहीं, लेकिन मैं तो किसी की बेटी हूँ ना। मेरी सास ने मुझे कभी नहीं समझाया, परंतु मैं अपनी बहू के मन की पीड़ा समझ सकती हूँ। उसे भी फुर्सत के पल चाहिए होते, आखिर वह भी तो इंसान है, मशीन तो नहीं। रेखा जी समधन जी की इन बातों से गदगद हो गई और खुश होकर बोली, समधन जी, पुराने दिन याद आ गए। शादी के बाद हमने भी हमेशा माँ के हाथों का खाना मिस किया। जब भी कभी मायके जाने की बात आती तो सास पहले ही कह देती थी, त्योहार पर तुम मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा। और हाँ, मन महसूस कर रह जाते। ना ही हम शादी के बाद अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिता पाए, और ना ही उनसे दुख दर्द बांट पाए। माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद सही तरीके से चख भी नहीं पाए। दामिनी जी ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तभी तो मैंने राधिका को आज एक पत्नी और एक माँ नहीं बल्कि एक बेटी बनाकर भेजा है। रेखा जी की सारी चिंता और परेशानी गायब हो गई। उन्हें समधन जी की सोच पर नाज हो रहा था। खुशी से उनका धन्यवाद करके फ़ोन रख दिया। तब तक राधिका घर पहुंच चुकी थी। बेटी को सीने से लगाकर दिल गदगद हो गया। सब ने 2 दिन बेटी के साथ रहकर खूब मौज मस्ती की, घूमने गए, शॉपिंग की और फिर न जाने क्या क्या उन्होंने खूब एंजॉय किया। 2 दिन बाद राधिका फिर से तरोताज़ा होकर ससुराल लौटी तो सास को गले से लगा लिया और बोली, आप जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। तो इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।